Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. सीखा था वेक्टर के बारे में बहुत सी चीज़ें जो कि बेसिक चीज़ थी। तो अब जो है हम वेक्टर्स का जो है लेवल जो है थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर हम अब सीखने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहला हमारा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो रिजल्टेंट हमने सीखा था कि ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है आर इज इक्वल टू होता है वो हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पर उसका मैग्नीट्यूड हमने पिछली वीडियो में निकालना सीखा था, जिसका बाकायदा प्रूफ वगैरह सब दिया था मैंने। ठीक है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं प्रूफ अगर चाहिए तो। लेकिन अगर प्रूफ नहीं चाहिए तो वैसे कोई प्रूफ तो है कहीं पूछता वगैरह तो है नहीं, लेकिन आप बोर्ड्स में अगर देखें तो ये चीज़ें वैसे 11th के सिलेबस में है नहीं, उतनी तो दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक है, तो ये होता है फार्मूला कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो होता है आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो एंगल कितना बनाता है। ठीक है, तो tan अल्फ़ा, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वेक्टर ए से एंगल कितना बना रहा है। ठीक है, अब tan अल्फ़ा इसे भी कह सकते हैं आप, और दूसरा अगर चाहें तो आप और भी बना सकते हैं जिस हिसाब से। अगर ये रिजल्टेंट जो है इधर यहाँ से यहाँ पर आता, इधर एरो होता तो आपका tan अल्फ़ा ये वाला एंगल होता। ठीक है, तो tan अल्फ़ा जो होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये चीज़ ये है फॉर्मूला। अब ये इसको प्रूव करने की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंपल आपको दिमाग लगाना है अपना। ये क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये, और ये हाइपोटेन्यूस है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस। अगर आपको पता है कि बी वेक्टर है तो कॉस थीटा को आप क्या लिखेंगे, बी को क्या लिखेंगे, यानी बेस को क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एच कॉस थीटा। ठीक है, तो एच कॉस थीटा, तो हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर, हमारा बी वेक्टर है, तो इसका लेंथ फाइंड आउट करना है तो बी वेक्टर की जगह पर हम बी लगेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो आपका बेस हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा आप देख सकते हैं, ये रहा वो बी कॉस थीटा। ठीक है, अब बी कॉस थीटा, अब tan अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर भी इसी तरह निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या होता है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू, ऐसा फॉर्मूला जिसमें परपेंडिकुलर आता हो तो p बाई एच, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका h साइन थीटा, और h साइन थीटा, h क्या है यहाँ पर बेस का, बेस जो वेक्टर b जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है, तो p इज इक्वल टू आपका हो जाएगा b साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो हमारा ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है हमारी tan अल्फ़ा की। तो tan अल्फ़ा क्या लिखते हैं हम, tan थीटा होता है हमारा, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो tan थीटा का परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, b साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो b साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे थीटा क्या है, अल्फ़ा हमारा, तो यहाँ पर tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आप लिखेंगे b साइन थीटा, और बेस का काम, बेस क्या है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, तो ये हो जाएगी टोटल हमारी बेस। तो उसी को ऐड कर देंगे तो a प्लस बी कॉस थीटा, ये चीज़ जो है tan अल्फ़ा शो करती है। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी चीज़ है, जो कि मतलब इसकी कोई प्रूफिंग वगैरह की ज़रूरत तो आपको पड़ी नहीं, नॉर्मल साइड्स आपने कैलकुलेट कर ली, उसके बाद tan अल्फ़ा जो है आपको मिल गया। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो वही चीज़ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तो आपने पता ही है कि आपको पता ही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक दूसरा फॉर्म होता है। तो यहाँ पर अगर जो है हमारा tan अल्फ़ा क्या होगा, यही रिजल्टेंट वाला वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये tan अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, यही वेक्टर बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर यहाँ पर भी हो जाएगा, इसी को शिफ्ट कर देंगे पैरेलली, जो कि शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर तो आपको आता ही है। तो पैरेलली इसको शिफ्ट किया यहाँ पर हमने, अब यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा आपका b साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा b कॉस थीटा। ठीक है, तो b साइन थीटा b कॉस थीटा, और tan अल्फ़ा ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर से एंगल ये बन रहा है tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू तो b साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया आपका a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, a प्लस बी कॉस थीटा। अब वही अगर हम कहें कि ये tan बीटा है मान लीजिए, ठीक है, tan बीटा है, अब तो इसके लिए क्या होगा, अगर ये वेक्टर अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर ऐसा कुछ इसका जाता, ये हो जाता इसका परपेंडिकुलर, ये होगा इसका परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये रहा आपका थीटा एंगल। ठीक है, tan बीटा हमें चाहिए, तो यही वाला थीटा जो है वो यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बी कॉस, एक सेकेंड, ये अगर ऐसे है तो इसका पैरेलल ये रहा, और ये एंगल अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल आपका थीटा हो गया। ठीक है, अल्टरनेट एंगल का थ्योरी यहाँ पर लगा हुआ है। अल्टरनेट एंगल तो आपको पता है, मतलब अगर कोई पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, और उसके पास ऐसे अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके अल्टरनेट एंगल जो है, यानी ये सामने वाला एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी इसी के इक्वल होगा, फाई के इक्वल अल्टरनेटिवली। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल का थ्योरी लगा तो यहाँ पर थीटा हो गया। अब ये क्या हो जाएगा,
टेन थीटा आपका हो जाएगा ए साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ए वेक्टर यहाँ पे लेंगे क्योंकि अब ये वेक्टर जो है शिफ्ट होगा पैरेलली यहाँ पे, तो ए वेक्टर ये रहा आपका। अब यहाँ पर टेन बीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा, जो कि मैंने आपको इससे पहले अभी इसके अगले ट्रायंगल लॉ में आपको वो प्रूव करना सिखाया है कि क्या चीज़ होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो टेन बीटा हमें मिल जाएगा ए साइन थीटा बाई ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, जो कि काफ़ी ईजी है, ठीक है। अब इसे आप याद करिए या ना करिए, आपको तरीका पता चल गया है, तो आप जब चाहें तब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या फिर फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशंस में, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। तो एक बॉडी बना लेते हैं, ये रही हमारी बॉडी, समझ लीजिए। एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्सेज इफ द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल मतलब कि अगर फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स अगर 3 न्यूटन का लग रहा है इधर, तो दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी इनके बीच का जो थीटा जो है वो होगा आपका 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए क्या करते हैं हम, थीटा आपको मिल गया 0 डिग्री। अब थीटा कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। अगर कोई दो वेक्टर दे दिया, ऐसे दे दिया है और एक आपको वेक्टर ऐसे दे दिया है, तो थीटा क्या होता है, दोनों के टेल से टेल को ज्वाइन करेंगे, टेल से टेल को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होता है थीटा। अब ये नहीं कि एक का टेल और हेड ज्वाइन कर दिए, तो वो तो हम सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर्स फाइंड करने के लिए करते हैं, लेकिन आप अगर थीटा आपको फाइंड आउट करना है तो दोनों के टेल से टेल को ही मैच करेंगे, तो ही आपको मिलेगा थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा 0 हो गया और हमने अभी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें हमने सीख ही लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए वेक्टर हम अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा 3 न्यूटन जो है वो ए है और 4 न्यूटन जो है वो हमारा बी है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री से कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारा आ गया अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 2 3 4 2 3 6 6 4 24, ठीक है। तो ये हो गया आपका 49, तो आर आ गया आपका 7 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया आपका मैथमेटिकल अप्रोच, ओके, मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक है। अब दूसरा हमने जो आपको सिखाया था वेक्टर एडिशन, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, फोर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन एड अप, ठीक है। तो ये चीज़ आप लगा दो तो आपको इजीली मिल गया होता, लेकिन ये जो है ये है हमारा सॉलिड वे, तो इससे जो है मिस्टेक के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, मिनिमम होते हैं, ठीक है। और थीटा कितना भी एंगल दिया हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर थीटा अगर आपका 180 डिग्री है तो कॉस 180 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो कॉस 180 क्या हो गया, कॉस पाई माइनस 0 कॉस 0, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है यानी -1। तो यहाँ पर अगर थीटा आपका 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट आपका हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू -1, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपको मिलेगा क्या, 25 माइनस 24, तो रिजल्टेंट आपको 1 मिलेगा। और ये चीज़ 1 न्यूटन का आपको फोर्स आपको पता चलेगा 1 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मैं आपको वो नॉर्मल तरीके से अप्रोच करके बताऊँ, तो मैथमेटिकल अप्रोच तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर ये ब्लॉक है, एक फोर्स इधर लग रहा है 3 न्यूटन का और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है 4 न्यूटन का। क्यों ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ये पॉइंट है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, अब इससे 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आपका ये रहा, ये हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक दोनों का डायरेक्शन जो है अलग अलग है, डिफरेंट डायरेक्शन, और डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता चल गई, अगर डिफरेंट डायरेक्शन है तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। अब वहीं पे अगर थीटा अगर 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये जो टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा और आपका सिंपल बच जाएगा 9 प्लस 4 स्क्वायर, वो हो जाएगा आपका 5 न्यूटन। अब ये चीज़ हमें सीखनी है, ठीक है, ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। एक सेकंड गाइस, हाँ शायद इतना काफ़ी होगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये देखिए, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा जो है हमारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस समय क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab cos 90 डिग्री मान लीजिए। तो cos 90 की वैल्यू तो हमें पता है कि 0 होती है, अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ आपको 0 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाई जाती है क्लास 10th लेवल पे, और वो भी नहीं पढ़ कर रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको हर चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो ये रहा रिजल्टेंट अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 0, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपका आएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 और 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0, तो ये हो जाएगा आपका 5 यूनिट्स, ठीक है। और इसका डायग्राम कुछ किस तरह होगा, ये रहा आपका एक ब्लॉक इधर 3 न्यूटन लगा रहा है और दूसरा एक 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे यानी इस बॉडी पे, और 4 न्यूटन का जो है इसके परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री पे 4 न्यूटन का इस तरह लग रहा है। अब ये इस तरह लग रहा है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, ये चीज़ हम नहीं बता सकते हैं अभी, और कहें तो बता सकते हैं, इसी डायरेक्शन में हम अज्यूम कर लेते हैं। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आता है हमारा अगला। तो ये चीज़ आपको मेरे हिसाब से लगता है कि क्लियर ही हो गई होगी, क्योंकि बहुत ही लो लेवल पर समझाया गया है पूरा एक कैलकुलेशन करके, ठीक है। अब आता है हमारा एक और क्वेश्चन। तो 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्या क्लियर हो गई कि अज्यूम करिए हमारा ए वेक्टर है और दूसरा है हमारा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो 5 यूनिट्स इसको रख लेते हैं एंड 5 यूनिट्स इसको रख लेते हैं, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में थीटा क्या दिया है 60 डिग्री। तो कॉस का मैं बताऊँ आपको, कॉस थीटा जो है, थीटा ये रहा, ठीक है मान लीजिए। तो कॉस थीटा अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री के लिए तो वो 1 होता है, कॉस 30 डिग्री के लिए √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री के लिए 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री के लिए 1/2 होता है, एंड कॉस 90 डिग्री के लिए 0 होता है, ठीक है। अब आगे भी थीटा बढ़ते जाता है तो इसे इनफाइनाइट लेवल के लिए होता है, लेकिन हमें यहाँ पर इतनी की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। सो रिजल्टेंट हमारा हो गया अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। अब थीटा का जब 60 डिग्री पुट करेंगे और वैल्यू सारी पुट करते जाते हैं, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हमारा ऊपर हमने बना रखा है इसका चार्ट। तो ये रहा 1/2, तो 1/2 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर सेम नंबर है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में हो। तो अब ये नहीं कि ऐसे 102 लिखा है और आपका 21 लिखा है तो आपसे 2 से 2 को काट देना, ये नहीं होता है, ठीक है। इतना तो सबको आता ही होगा, और नहीं आता तो भाई आपने गलती कर दिया है शायद साइंस लेकर, आपको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये रहा हमारा वैल्यू, तो रिजल्टेंट हो गया आपका 25 प्लस 25 प्लस 5 इंटू 5 25, ये रिजल्टेंट जो आएगा आपका अंडर रूट 75 यानी 5/√3, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा आपका 5√3 यूनिट्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आ रहा है हमारा एक अगला क्वेश्चन। द 2 फोर्सेज ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 लाइन्स आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर, देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, सोचेंगे कि हाँ थीटा जो है 60 डिग्री दिखा रखा है फिगर में तो हम 60 डिग्री लिख लें। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एंगल लेने का तरीका क्या होता है, टेल से टेल को ज्वाइन करना पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो टेल से टेल नहीं ज्वाइन है, एक टेल है और एक हेड है, ठीक है। तो पहले इस टेल से टेल को ज्वाइन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, ये रहा 60 डिग्री, इसको शिफ्ट करेंगे पैरेलली यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये रहा 60 डिग्री, अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री ये होता है, ये तो 180 माइनस 60 तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर नॉर्मली हम कैलकुलेट कर लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 120 डिग्री है तो कॉस 120 डिग्री होता है आपका कॉस पाई माइनस 60 डिग्री, तो वो होता है आपका कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 जो होता है वो नेगेटिव होता है -1/2, ठीक है। तो ये आपका 100 एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आपका क्या आएगा 100 प्लस 100 माइनस 100, तो रिजल्टेंट आपका आएगा 10 डाइन का, ठीक है। ये तो इजी कैलकुलेशन है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो है बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या था कि आपको थीटा लेना सिखा दिया जाए, थीटा लेते कैसे हैं, ठीक है। तो थीटा लेने का तरीका क्या होता है,
टेल से टेल को ज्वाइन कर देंगे तो आपको थीटा आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है हमारी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपने सुना होगा वेक्टर, कोई भी वेक्टर है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसा कई जगह आपने सुना होगा। ठीक है, तो वही लेना जो हम सीखते हैं उसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अज्यूम कीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे लेते हैं, तो जहाँ से थीटा हमने डिसाइड किया, तो अज्यूम यहाँ पे हमने दिखाया है कि इधर से इस एंगल से थीटा लिया गया है, यानी अल्फा शो किया गया है। ठीक है, अल्फा की जगह पे मतलब थीटा की जगह पे हम अल्फा लेके शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कि ये वाली साइड, इसका हॉरिजॉन्टल में जो है कंपोनेंट क्या होगा, तो ये वाली साइड को कहते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी इस डायरेक्शन में कितना फोर्स बन रहा है, इस डायरेक्शन में कितना वेक्टर शो किया जा रहा है और इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर शो किया जा रहा है, और ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब देखिए, तो दो वेक्टर्स अगर इस तरह फोर्स लगाते हैं तो इसका रिजल्टेंट जाहिर सी बात है इधर ही जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी स्ट्रिंग, किसी ऑब्जेक्ट को इधर से अपने भाई से इधर से फोर्स लगाए और आप इधर से फोर्स लगाइए, तो वो देखिएगा उसका मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर शो करिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये दे दिया और पूछा कि इधर कितना फोर्स लग रहा है, इधर कितना फोर्स लग रहा है, तो उसे आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये थीटा जो है वो अल्फा दे रखा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसे हम ट्रीट करेंगे हाइपोटेन्यूज की तरह, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो इस सिंपली हम ए लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर इस साइड का लेंथ अगर ए है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का लेंथ क्या होगा, वो होगा आपका ए कॉस थीटा, ए कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब ए कॉस अल्फ़ा कैसे होगा, तो कॉस अल्फ़ा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए है, तो ए कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस का लेंथ। तो बेस का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हमको मिल गया कि बेस का लेंथ होगा ए कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पर ये रहा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और ये रहा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या होगा, ये एंगल कितना है 90 माइनस अल्फ़ा, ये भी ए कॉस अल्फ़ा होगा, तो ये क्या होगा ए कॉस 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट। तो इसे हम क्या लिखेंगे, अगर हमें अल्फ़ा दिया ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा, और 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, कॉस 90 माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा होता है, तो ये होगा हमारा ए साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब ये चीज़ है, कुछ लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये रहा वेक्टर ए, अब ये इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है, अब इसी के पैरेलल शिफ्ट कर दिए, इसे ट्रायंगल बनाइए, अब इसे ए कॉस अल्फ़ा करिए और ये हमारा ए साइन अल्फ़ा हो गया, तो वो भी सही है। ठीक है, वो भी उतना बुरा नहीं है, लेकिन मेन कंसेप्ट जो है हमारा ये होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका होता है ए कॉस अल्फ़ा। अब ये चीज़ें जो हैं ये वेरिएबल है, आपका वेरिएबल रहते हैं, वेरिएबल्स हैं ये और ये। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है ए साइन अल्फ़ा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आपने लेना सीख लिया। अगर ये रहा आपका वेक्टर और ये रहा थीटा, तो वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है कोई वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका, अगर ए इसको हम सी वेक्टर नाम देते हैं, वेक्टर सी, तो ये हो जाएगा आपका सी कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आपका सी साइन थीटा। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको। अब आता है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स इन 3D। ठीक है, तो यहाँ पर यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, कोई एक वेक्टर दिया, मान लीजिए 3D डायरेक्शन में एक वेक्टर इस तरह खींच दिया है। ठीक है, ये रहा हमारा वो वेक्टर जो 3D में दिया हुआ है। अब इसे हम खींचेंगे, इसके बारे में हमें शो कैसे करना है यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम बोल सकते हैं ओ ए जो है ओ ई प्लस ई ए के बराबर होता है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ई प्लस ई ए, ये ट्राइंगल लॉ हमने यूज़ किया। ठीक है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है ना, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसी का यूज़ करके हम ओ ए इज इक्वल टू ओ ई प्लस ई ए लिख सकते हैं। अब ओ ई को क्या लिख सकते हैं, ओ ई को ये भी तो लिख सकते हैं ओ बी प्लस ओ डी, ओ डी का लेंथ जो होगा वो बी ई के बराबर ही होगा, तो ओ बी प्लस ओ डी लिख सकते हैं। और ई ए इज इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं, ई ए का जो लेंथ है वो ओ सी के इक्वल है। तो वही चीज़ हमारा हम बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस ओ डी प्लस ओ सी लिख सकते हैं। यही चीज़ हमने शो करना है यहाँ पे, ये चीज़ आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस हो सकती है, वैसे इसका कोई खास यूज़ तो नहीं होता है, पर फिर भी बता देते हैं। अब आगे चलते हैं हम, इसका जो मेन यूज़ होता है वेक्टर में, जैसे डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह वो सब चीज़ सीख लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस, मान लीजिए एक वेक्टर 3D में, ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस और एक वेक्टर इधर आ रहा है। ठीक है, अब इस वेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब कॉस। ठीक है, तो कॉस मतलब होता है, कॉस अगर थीटा, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस।
ठीक है। तो देखिए जो एक्स एक्सिस से एंगल बनता है जिसे मैंने रेड से शो किया है, एक वेक्टर दे दिया गया और उस एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है तो उस एंगल को बोलेंगे हम अल्फ़ा, और जो वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है वो वेक्टर उसे कहते हैं हम बीटा, और जो जेड एक्सिस से वो एंगल बना रहा है उसे हम कहते हैं गामा। ठीक है, कोई भी वेक्टर है वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड के ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और उस वेक्टर का जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से उसे अल्फा कहेंगे, वाई एक्सिस से जो वेक्टर एंगल बना रहा है उसे बीटा कहेंगे, और जेड एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है तो उसे हम गामा कहेंगे। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास निकल के आता है कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन मॉड ए, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ए एक्स अपॉन ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो एक्स एक्स डायरेक्शन में जो उसका ये बेस हो गया आपका, और ए जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। सिमिलरली कॉस बीटा जो हो गया आपका उसके लिए हो जाता है ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए। कॉस गामा जो है वो हो जाता है आपका ए जेड अपॉन मॉड ऑफ ए, वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है डायरेक्शन कोसाइन निकालना, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन, तो एक्स डायरेक्शन के कोसाइन को अगर इसे सिंप्लीफाई कर दें तो ए एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए कॉस अल्फा, अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर लें तो इसका मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ए वाई हो जाएगा आपका ए कॉस बीटा, और ए जेड हो जाएगा आपका ए कॉस गामा। ठीक है, ये चीज़ जो होती है इसे ही हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, अब ये चीज़ एक और चीज़ होती है इसके अंदर, इसमें रूल क्या होता है, अगर ए वेक्टर है और उसका एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस का जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है, उस वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर जो होगा वो आपको क्या देगा, वेक्टर रिजल्टेंट, मतलब वेक्टर ए का जो लेंथ है वो दे देगा। ठीक है, इसके बारे में अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है ये। ठीक है, अब आता है हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो इसे ये अभी मैंने आपको सिखा दिया कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होता है, ये तो आपको पता ही है कि ये उसकी लेंथ होती है। और हमें ये भी पता चल गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर जो है वो आपको उस वेक्टर का वो दे देगा, मैग्नीट्यूड दे देगा रूट लेने पर। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा ये हो जाता है ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये हो जाएगा आपका ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये प्रूविंग है, ये तो आपका रूल है, ये रूल है। अब इसकी प्रूफिंग आपको दिखा देता हूँ। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो है कॉमन है। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इसका रूट लेंगे तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आता है। उन तरफ रूट लेंगे तो यही चीज़ मैं प्रूव करना चाह रहा था इसके पहले, जो कि अभी हमने किया है। ठीक है, यही चीज़ जो है इसकी प्रूफिंग इस तरह होती है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और ए एक्स और ए वाई और ए जेड क्या होता है, ये वेक्टर्स का जो, जैसे एक वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर है 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप है। तो ये जो है ये 3 जो है जो कोफिशिएंट ऑफ i कैप है वो हमारा ए एक्स हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो ए वाई हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ z जो है वो ए जेड हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ें जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसे अब दूसरा जो हमारा रूल है वो क्या होता है, वो कहता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो है वो 2 के इक्वल होता है। अब इसे प्रूव कैसे करते हैं, तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। फिर कॉस स्क्वायर गामा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 3 माइनस अब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 3 को इधर ट्रांसफर करें और माइनस में कॉमन लें, -1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3। अब -1 कॉमन लिया है
तो ये -2 हो जाएगा, और माइनस ये कैंसिल आउट कर दीजिए आप, ऊपर रहने देते हैं, ऊपर से हटाते हैं आप। सिंपली यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये चीज़ जो है हमारी प्रूफ हो गई, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 रूल जो हमें अच्छे से समझनी थी। अब बात आती है हमारी एग्जांपल्स की, तो हम एग्जांपल भी कर लेते हैं। इफ़ पी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें पता ही है मैग्नीट्यूड क्या होता है। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? इज इक्वल टू अंडर रूट ले लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर करेंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर करेंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो वेक्टर पी हो जाएगा, पी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 प्लस 144। ये वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 169 एंड पी वेक्टर इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। तो ये 13 यूनिट्स जो है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास? तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर है एक्स कंपोनेंट, ए एक्स जो है आई कैप का कोफिशिएंट होता है, तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है वेक्टर का? वो हमने निकाला है 13 यूनिट्स, तो 3/13। सिमिलरली कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू 4/13। 4 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। कॉस गामा हो जाएगा आपका इसी तरह 12/13। तो ये काफ़ी इजी चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप दैट। अब आता है हमारा एक और क्वेश्चन, फाइंड आउट द एंगल मेड बाई वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप वेक्टर्स फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड एक्सिस से जो एंगल पूछा रिस्पेक्टिवली, यानी अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पूछी है इस वेक्टर में। तो पहले तो हम मैग्नीट्यूड निकालें, तो मैग्नीट्यूड होगा हमारा वेक्टर का ए कैप इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। अब देखिए, अब ए कॉस अल्फा जो होता है वो हमारा होता है आई कैप का कोफिशिएंट। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 1, और मैग्नीट्यूड हमने निकाल ही लिया √3, तो ये √3 रहा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, अभी कोफिशिएंट तो कोफिशिएंट तीनों के सेम ही लग रहे हैं 1, तो कॉस बीटा हो जाएगा आपका 1/√3। बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। कॉस गामा हो जाएगा आपका 1/√3। गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। ये हो गया इसके एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है।